एक दिन की बात है। शौर्य, विक्रांत और मधुकर तीनों असीमपुरा के जंगलों में जंगल सफारी का मजा लेने पहुंचे थे और अब घर लौटने की सोच ही रहे थे कि विक्रांत ने सबको रोकते हुए कहा, देखो भाई लोग, घूमने तो मैं तुम लोगों के साथ आया था, पर मेरी शाम कहीं और बुक है। इसे सुनकर मधुकर कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य विक्रांत की तरफ देखकर बोला, भाई अकेले अकेले कब से बुकिंग चालू कर दी तुमने? हम भी तो तुम्हारे प्लान में ही शामिल हैं। हमें पता है कि तुम सुखना ताल में उन सुंदरियों की ताल लीला देखने आए हो और वहां तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, क्यों ना थोड़े मजे हम भी ले लें। मधुकर, जिसके दिमाग में पहले से ही सुखना ताल की कहानियां चल रही थीं, उसने उसकी बात सुनते हुए उससे पूछा, क्या शाम को हमारा सुखना ताल के आसपास जाना ठीक होगा? सुना है कि उस ताल की वो रहस्यमयी लड़कियां जिसे लोग विशानियां कहते हैं, उन्हें देखना मना है। एक तो सुना जंगल, उस पर वो विशानियों की ताल लीला। मैंने बहुत कुछ सुना है और जो भी सुना है ना, कुछ ठीक नहीं सुना है। मधुकर की बातों को बीच में ही रोकते हुए शौर्य बोल पड़ा, भाई बात तो सही है कि शाम 6 बजे के बाद जो भी मर्द उस जंगल या निर्वाणा भवन के आसपास भटकता है, वो अगली सुबह पागल होकर सड़कों पर मिलता है। अरे हम तो पहले से ही पागल ठहरे, और कितना पागल होंगे। तीनों जोर से ठहाका लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके तेज म्यूजिक बजाते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीचों बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो चुका था और तीनों के दिमाग में आज बस उस नजारे को देखने की उमंग थी जो इस जंगल में निषेध था, पर आज कोई रुकने वाला नहीं था। इसी बीच मधुकर शौर्य को छेड़ते हुए बोला, ओ भाई स्पीड बढ़ा, शाम ढलने वाली है, सूरज ढलने से पहले कहीं हम ही ना ढल जाएं। ये सुनते ही शौर्य ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी की स्पीड के साथ ही विक्रांत और मधुकर पीछे बैठे बड़बड़ाने लगे, भाई यहाँ तक आकर अगर उन रहस्य से भरी लड़कियां, मेरा मतलब है विशानियों को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? मैं तो ताल में अपनी अदाएं बिखेरने वाली विशानियों का रूप निहारूंगा। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हो रहा हूँ भाई। उनकी आवाज में वहां पहुंचकर उन नजारों को देखने की तलब महसूस की जा सकती थी। तीनों कुछ ही दूर बढ़े थे कि विक्रांत ने तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ गई थी। विक्रांत गुस्से में कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। हालांकि वो उस लड़की पर जोर से चिल्लाना चाहता था, मगर जब उसकी नजर उस लड़की की सुंदरता पर गई तो वो अपना गुस्सा भूलकर पूछ बैठा, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? उस लड़की के रूप के आगे विक्रांत के तेवर ही बदल गए। वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। दूधिया सफेद रंग की झीनी चादर नुमा साड़ी में लिपटी उस लड़की को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो अभी अभी किसी इत्र के तालाब से नहा कर आई हो। वहां पूरे माहौल में खुशबू फैल चुकी थी। विक्रांत की नजर उस पर थम गई और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी लड़की के बदन को सिर्फ एक पतली साड़ी ने ढक रखा था। उसके सीने पर उस साड़ी के पल्लू के सिवा और कुछ नहीं था। झीनी साड़ी में लिपटा उसका बदन देखकर विक्रांत को एक पल के लिए लगा कि वो कोई अप्सरा है। उस लड़की का आधा बदन ही ढका हुआ था। साड़ी उसके अंगों को छुपाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसकी बनावट के हर सिरे का जायजा ले रहा था। घुटनों से थोड़ी नीचे और सीने के उबार से थोड़ा ऊपर तक कसी साड़ी को देखकर विक्रांत मन ही मन में चाह रहा था कि वो लड़की बस उसके सामने खड़ी रहे और विक्रांत सिर्फ उसे निहारता रहे। तभी उस लड़की ने पूछा, तुम्हें मालूम है ना कि इस जंगल में शाम के बाद रुकना मना है? क्या तुम यहाँ पागल होने आए हो?
इससे पहले कि विक्रांत कुछ और बोलता, वो दोबारा बोल पड़ी। ठीक है, आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर ध्यान रहे किसी भी नियम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नियम की बात सुनकर विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, नियम? कौन सा नियम? तभी लड़की ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस जंगल का पहला नियम, शाम 6 बजे के बाद इस इलाके के आसपास भी मत भटकना। दूसरा नियम, शाम ढलते ही सुखना ताल का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तीसरे और आखिरी नियम को जरा ध्यान से सुनो, निशानियां पवित्र हैं, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश मत करना। इन नियमों को सुनने के बाद विक्रांत उस लड़की से बोला, हाँ ठीक है, सुन लिए हमने तुम्हारे नियम। तभी कार से विक्रांत के बाकी दोस्त भी उतरकर आने लगे। विक्रांत जब अपने दोस्तों की तरफ देखकर वापस उस लड़की की तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की जा चुकी थी। दूर तक उस लड़की का नामो निशान नहीं था। विक्रांत और उसके साथी वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। विक्रांत ने गाड़ी बोर्ड पर लिखी दिशा की ओर मोड़ ली, जहां लिखा था, सुखना ताल और निर्वाणा भवन के लिए यहां मुड़े। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद विक्रांत ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए कहा, देखो ठंडी हवाएं आ रही हैं, मतलब ये जो झाड़ियां दिख रही हैं उसके पार ही सुखना ताल है। चलो भाई लोग आ जाओ। विक्रांत के ऐसा कहते ही दोनों दोस्त गाड़ी से उतरे और विक्रांत के पीछे पीछे जाने लगे। आगे चल रहे विक्रांत ने कहा, देखो हम लोग ऐसे सामने जाकर उन्हें देख नहीं सकते, इसीलिए हम इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ से ताल एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इतना कहकर विक्रांत झाड़ी के पीछे चला गया। उसके पीछे पीछे दोनों दोस्त भी गए। एक नजारे की खातिर आज ये मरवाएगा, मैं कह रहा हूं, मधुकर ने कहा। दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शौर्य को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उसने कहा, ये हंसने खिलखिलाने की आवाज उन्हीं की है। लगता है ये लड़कियां वही हैं जो ताल लीला करती हैं। इतना कहकर शौर्य पत्तियों को हटाकर ताल की तरफ देखने लगा और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने देखो, क्या ऐसा नजारा कहीं देखा है? विक्रांत ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुन शौर्य और मधुकर ने जब सामने ताल की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। ताल के पानी में कुछ लड़कियां थीं जो सफेद साड़ी पहनकर पानी में तैर रही थीं। तभी विक्रांत को याद आया कि इन लड़कियों की साड़ी और उस जंगल में मिली लड़की की साड़ी एक ही जैसी थी। पूरे ताल के आसपास भी वही खुशबू फैली थी। ताल में नहा रही लड़कियों की साड़ी कुछ इस तरह से लिपटी हुई थी कि उनके शरीर की बनावट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। इस दृश्य को देख कोई भी अपना सब कुछ भूल सकता था और यही हो रहा था विक्रांत और उसके दोस्तों के साथ। सब खामोशी से बस उस नजारे को अपने दिलो दिमाग में लंबे अरसे तक उतार लेना चाहते थे। तभी मधुकर धीरे से पूछ बैठा, भाई इतनी ठंड के मौसम में और ताल के ठंडे पानी में ये चारों क्या कर रही हैं? ये सुन शौर्य ने झल्लाते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर विक्रांत ने ताल की तरफ देखकर कहा, चुप रहो, वो जो भी कर रही हैं उन्हें करने दो। ये नजारा कहां हमें रोज रोज देखने को मिलेगा। ये बोलते ही तीनों के बीच फिर खामोशी छा गई। शाम ढलने वाली थी और विषानियों का रहस्यमय स्नान अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। ये रहस्यमय स्नान विषानियों के लिए एक प्रक्रिया थी
जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये स्नान बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता था और इसे देखना किसी के लिए भी वर्जित था। ताल लीला के बाद अब लड़कियां ताल से निकल भीगी साड़ी में ही वहां से जाने लगी। ये लोग तो जाने लगी। विक्रांत ने थोड़ा चिल्लाकर कहा। वो सारी लड़कियां अभी आगे बढ़ी रही थीं कि तभी विक्रांत ने महसूस किया कि उन लड़कियों में से एक ने उसकी आवाज सुन ली है। इधर विक्रांत कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, इससे पहले उस लड़की ने अपना सिर हिलाकर विक्रांत की तरफ देख कुछ इशारा किया। उस वक्त हल्की सी मध्यम रोशनी थी। विक्रांत उस लड़की के इशारे को समझ गया और उस इशारे को समझते ही विक्रांत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मुझे इशारे से अपने पीछे बुलाया है, मन में कहते हुए विक्रांत झाड़ियों से बाहर निकला और उन लड़कियों के पीछे जाने लगा। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए थे कि तभी उसके दोनों दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ भाई, अब कहाँ? हमें बस ये नजारा देखना था, शो खत्म, अब चलो यहाँ से भाई, अंधेरा होने को है। तुमने सुना नहीं कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी मर्द नहीं रुकता, जो रुका सब पागल हो गया। पर विक्रांत कहाँ मानने वाला था। वो तो अब तक उस लड़की की खूबसूरती में खो चुका था। उसने दोनों पर झल्लाते हुए कहा, भाई अब कुछ मत बोलो, चलना है तो साथ चलो वरना चले जाओ, मैं तो चला उनके पीछे। विक्रांत के इतना कहने के बाद दोनों खामोश हो गए और दोनों विक्रांत के पीछे पीछे बेबस होकर सामने कच्ची सड़क की तरफ जाने लगे, जिस तरफ वो लड़कियां गई थीं। थोड़ी देर बाद तीनों जब उस रास्ते पर आगे तक गए तो सामने उन्हें एक बहुत बड़ा भवन दिखा। उस भवन को जंगल के बीचों बीच देख तीनों बुरी तरह से चौंक गए। इतना बड़ा भवन, कोई सोच भी नहीं सकता इस जंगल में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मधुकर ने घबराते हुए उस भवन को देखते हुए कहा, भाई ये भवन ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा टाउनशिप है, शौर्य ने कहा। ये दोनों जहां भवन को देख शॉक्ड थे तो वहीं विक्रांत की नजरें उन लड़कियों पर थी जो अभी अभी मेन गेट से भवन के अंदर चली गई थी। तभी विक्रांत ने देखा कि वो चारों लड़कियां सामने के बड़े दरवाजे से अंदर जा रही हैं। उनको अंदर जाते देख विक्रांत दौड़कर भवन के दरवाजे के पास गया। वो आगे कुछ समझ पाता तभी वहां पर दो औरतें आईं और विक्रांत को सामने से हटाते हुए कहा, इस वक्त अंदर आना सख्त मना है और मर्दों को तो इस वक्त यहाँ होना भी नहीं चाहिए। चलिए जाइए यहाँ से। आपको नहीं पता शाम होते ही सारे मर्द भवन से निकल जाते हैं? सुबह आइएगा, अब जाइए। विक्रांत ने जब ये सुना तो वो थोड़ा निराश हो गया। उसने अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप लोग गलत मत समझिए, मैं 1 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। आप मेरी अच्छी तरह से तलाशी ले लीजिए पर मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी दूसरी औरत ने दूर खड़े शौर्य और मधुकर की तरफ देखकर कहा, अपने इस दोस्त को समझाओ, मना करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा है। अरे यार, इसके ऊपर भी कौन सा भूत सवार हो गया। चल, शौर्य ने कहा और विक्रांत को वहां से ले जाने लगा। पागल हो गया क्या? लेकिन विक्रांत कहाँ मानने वाला था। उसकी जिद आज दी गई चेतावनियों पर भारी पड़ चुकी थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में भवन के अंदर घुसना चाहता था। उसने थोड़ी सख्ती से शौर्य को कहा, देखो मुझे अंदर जाना है, अगर तुम दोनों को नहीं आना तो मैंने पहले भी कहा है चले जाओ, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। विक्रांत की जिद के आगे शौर्य और मधुकर ने हाथ जोड़ लिए और एक साथ कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दोनों वहां से निकल गए। विक्रांत जो कि आज किसी भी तरह अंदर जाने की जुगाड़ में था, वो रास्ता ढूंढते हुए भवन के पीछे पहुंच गया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था।
इसलिए इतनी मनाही के बावजूद भी उसे अंदर जाने का एक रास्ता मिल ही गया। वो सबकी नजरों से छिपता छिपाता दबे पांव पीछे के रास्ते से अंदर पहुंच गया। भवन में घुसते ही विक्रांत ने महसूस किया कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। भवन की मोटी मोटी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे। भवन का एक एक कोना उसे किसी अलग दुनिया का आभास करा रहा था। उस बड़े से भवन में छोटे छोटे कमरे मौजूद थे और हर कमरे से हर गलियारा ऐसे जुड़ा था मानो कोई भूल भुलैया हो। तभी उसने अपनी नजरें घुमाई और उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहां मौजूद बहुत सारी महिलाएं सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी धुन पर नाचे जा रही हैं और बीचों बीच कई सारे मर्द बैठे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है मानो वो अपने होश में नहीं है। अगर शाम के वक्त मर्दों का यहाँ आना मना है तो फिर ये सारे मर्द यहाँ क्या कर रहे हैं और ये महिलाएं इनके साथ क्या कर रही हैं? विक्रांत ने खुद से सवाल किया और उसी वक्त उसने खुद के सवाल का जवाब देते हुए मन में कहा, शायद यही तरीका हो लोगों को मोक्ष दिलाने का जिसके बारे में सुना था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कुछ लड़कियां धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ रही हैं और तभी विक्रांत ने उस लड़की को देखा जो उसे थोड़ी देर पहले जंगल के नियम समझा रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये भी यहाँ की सेविका है? हैरानी से विक्रांत ने खुद से सवाल किया और भवन के पर्दों के पीछे छुपते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस वक्त वो ये भूल चुका था कि वो भवन के अंदर क्यों आया है। सीधी लाइन में जाती उन सभी लड़कियों ने बिना ब्लाउज वाली सफेद साड़ी में खुद को लपेट रखा था। उस लड़की को लेकर विक्रांत के मन में कई सवाल थे। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा उसे झटका लगा क्योंकि वो कमरा खाली था और उस कमरे में गुप अंधेरा था। उस कमरे के अंदर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बस कमरे की एंट्री और एग्जिट दिखाई पड़ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस कमरे में इतनी लड़कियां आई थी, वो अचानक कहां गायब हो गईं? क्योंकि बाहर निकलते तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? विक्रांत ने खुद से सवाल किया और अंधेरे में ही यहाँ वहां टहलकर उन लड़कियों को तलाशने लगा। तभी विक्रांत ने देखा जो एंट्री गेट खुला हुआ था वो भी अचानक से बंद हो गया और अब विक्रांत उस कमरे में चारों तरफ से कैद हो चुका था। अब उसे घबराहट होने लगी। विक्रांत ने छटपटाते हुए चिल्लाकर पूछा, कोई है? अरे कोई है? मुझे बाहर निकालो। वो अभी चिल्ला ही रहा था कि इतने में उसे कुछ महसूस हुआ। कौन है? क्या यहाँ कोई है? विक्रांत ने अपने हाथों से दीवार को अंधेरे में टटोलते हुए कहा, लेकिन विक्रांत को कोई भी जवाब नहीं मिला। तो उसे लगा कि शायद उसका वहम था कि कमरे में कोई है। उसने अंधेरे में ही कुछ कदम बढ़ाए थे कि अचानक से उसने सामने किसी को महसूस किया, मानो कोई विक्रांत से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो। वो कुछ बोलना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, पर अगले ही मिनट उसके कानों तक एक मीठी मगर चेतावनी भरी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुना था ना तुमने कि शाम के बाद जो मर्द यहाँ आता है वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता, वो पागल हो जाता है। लेकिन फिर भी तुम आ गए। क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं था? कितने लोगों ने तुम्हें रोका पर तुम जिद पर अड़े रहे। लेकिन अब जब इस भवन में आ ही गए हो तो यहाँ स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। ये बोलते ही उस परछाई के पीछे एक बड़ा दरवाजा जो अब तक कहीं दिख भी नहीं पा रहा था वो अचानक से खुल गया
और एकदम से आती हुई रोशनी विक्रांत की आंखों में पड़ी तो उसने अपनी आंखों पर हाथ फेर लिया। फिर धीरे से हाथ हटाते हुए वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो अचानक से चिल्ला पड़ा, छी! क्या है ये सब? तुम सब ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो तुम लोग? विक्रांत ने जो सामने देखा था वो सब उसकी सोच से परे था। उसका मन घिन से भर गया था और वो धीरे से बोला, बाहर की दीवारों और अंदर की हकीकत में कितना फर्क है। मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तब एकाएक वो दरवाजा बंद हो गया और उसने महसूस किया कि पीछे से किसी के नर्म हाथों ने उसके हाथों को जकड़ा हुआ है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक आवाज आती है, ले जाओ और इसे निर्वाणाकृत कर दो। तभी उसे कुछ रहस्यमयी औरतें चारों तरफ से घेरने लग जाती हैं। विक्रांत उन औरतों के घेरे से निकलने की कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे वो औरतें विक्रांत पर हावी होने लग जाती हैं। और तभी अचानक विक्रांत की तेज चीख सुनाई देती है। जहां विक्रांत के साथ उस निर्वाणा भवन में कुछ अजीब और गरीब घटना हुई थी, वहीं दूसरी ओर इन सब से अलग अगली सुबह शहर के एक नुक्कड़ पर एक पान वाला अभी अभी अपनी दुकान खोलने ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने भीड़ पर पड़ी। भीड़ को देख वो झट से वहां गया और पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगी है भाई? पान वाले ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर वहां खड़े एक शख्स पर पड़ी जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े कहीं कहीं से फटे थे, साथ ही वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। उस पान वाले ने जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखी, उसने उसे पहचानते हुए कहा, अरे ये तो विक्रांत बाबू हैं, पर इनकी ये हालत किसने की और ये कैसे हुआ? कहते कहते पान वाला रुक गया और तभी उसकी नजर विक्रांत की गर्दन पर बने सांप नुमा नीले निशान पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या विक्रांत बाबू के साथ भी? नहीं। पान वाले ने विक्रांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी की बात का कोई जवाब दे सके। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन हो चुका है। तभी इतने में वहां एक आदमी भाग कर आया। उसे ऐसे हांफते और परेशान देख पान वाले ने पूछा, क्या हो गया भाई, कहां से आ रहे हो? निर्वाणा भवन से। वहां पर अनर्थ हो गया है। गुरुजी की मौत हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस आदमी ने कहा। उसके ये कहते ही वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, ऐसे अचानक से ये सब कैसे हो गया? चलो सब चलकर देखते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसकी बात सुन सारे लोग निर्वाणा भवन की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद जब वो सभी लोग भवन के प्रांगण में पहुंचे तो देखा वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है और वहां दुख का माहौल छाया हुआ है। सामने गुरुजी के मृत शरीर को एक सफेद कपड़े पर रखा गया था। उनके आसपास भवन की सेविकाएं खड़ी थीं और ठीक उनके पैरों के पास भवन की और गुरुजी की प्रिय सेविका मोहिनी हाथ जोड़े बैठी हुई थी। तभी पीछे खड़ी कुछ सेविकाओं की बातें पान वाले के कान तक गईं। एक सेविका ने कहा, पता नहीं ये कैसे हुआ, कल शाम तक तो गुरुजी स्वस्थ थे और आज सुबह पता चला कि उनके प्राण निकल गए हैं। अचानक से उनकी मौत हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और जहां कुछ सेविकाएं ऐसे सवाल कर रही थीं, तो वहीं लोगों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तभी गुरुजी के मृत शरीर के पास बैठी मोहिनी अचानक से खड़ी हो गई और मधुर लेकिन तेज आवाज में बोली,
गुरुजी की मौत अचानक नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने खुद ही खुशी खुशी अपने शरीर का त्याग किया है। उसकी बात सुनते ही सारे लोग खामोश हो गए। उसने अपना हाथ उठाकर सबको संबोधित करते हुए आगे कहा, हाँ, ये सच है कि गुरुजी अब नहीं रहे, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी के अधूरे काम को मैं पूरा करूंगी और आप सभी की सेवा करूंगी। अब से गुरुजी के इस निर्वाणा भवन का ध्यान मैं रखूंगी। क्या हुआ निर्वाणा भवन में विक्रांत के साथ? क्या है राज गुरुजी की मौत का और कौन है ये मोहिनी? जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। विक्रांत की गर्दन में सांप नुमा नीला निशान देख गांव भर के लोगों में एक